रेगिस्तान में सूरज ढल चुका था। क्षितिज के उस पार बस लाल पीला रंग फैला था, जैसे किसी ने आग में डूबे आकाश पर सुनहरी परत चढ़ा दी हो। हवा में रेत की सरसराहट थी और हर दिशा में फैली अनंत वीरानी, जैसे किसी भूले बिसरे संसार की चुप्पी हो। इसी चुप्पी के बीच एक सफेद कार लड़खड़ाते हुए रेत के रास्तों से निकल रही थी। कार में बैठी थी रिया। उम्र होगी 20-22 के बीच, चेहरे पर शहर की थकान, आंखों में हल्की चिंता और होंठों पर सूखा डर। वह जैसलमेर से जैसलमेर की तरफ जा रही थी, एक पुरानी हवेली की लोकेशन देखने, जहां उसकी फिल्म यूनिट अगले महीने शूट करने वाली थी। लेकिन यूनिट के बाकी लोग रास्ते में होटल में रुक गए थे। रिया अकेली आगे बढ़ गई थी, क्योंकि वह जगह देखे बिना चैन नहीं ले सकती थी। पर शायद रेगिस्तान उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत कह रही हो, रुक जा, यही कुछ है तेरे लिए। करीब आधे घंटे बाद उसकी कार की लाइटें अचानक झिलमिलाईं और इंजन खांसने लगा। उसने ब्रेक मारा, कार रेत में धंस गई। रिया ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। आसपास कोई नहीं, न मोबाइल नेटवर्क, न कोई आवाज, बस दूर दूर तक फैली रेत और हवा की सिसकियां। रिया ने कार से उतरकर चारों ओर देखा। रात उतरने लगी थी। आसमान में आधा चांद था, लेकिन उस चांद की रोशनी भी इतनी ठंडी थी कि रेत का रंग धूसर लगने लगा। उसने अपने जैकेट को कसकर लपेटा और लंबी सांस ली। अब क्या करूं? उसने बुदबुदाया। उसे याद आया कि रास्ते में उसने कोई कच्चा रास्ता देखा था, जो रेगिस्तान की गहराई में जाता था। शायद वहां कोई गांव होगा, कोई झोपड़ी या कोई इंसान। वह कार को लॉक करके उस दिशा में चल पड़ी। रेगिस्तान की रेत उसके पैरों में धंस रही थी। हर कदम के साथ जूते के भीतर रेत भरती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने धुएं की, जो सालों से मिट्टी में समा गया हो। करीब आधे घंटे चलने के बाद उसे दूर किसी झिलमिलाते बिंदु जैसा कुछ दिखाई दिया, जैसे किसी के घर में दिया जल रहा हो। कोई है। उसके भीतर उम्मीद की एक लहर उठी। वह तेजी से उसी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब पहुंचती गई, दिए की लौ साफ दिखने लगी। एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसके बाहर दिए की मंद लौ हिल रही थी। झोपड़ी के पास एक नीम का पेड़ था और उसकी जड़ों के पास सूखे फूलों का ढेर पड़ा था, जैसे किसी ने पूजा की हो। रिया ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। अंदर से कुछ आवाज नहीं आई। वह थोड़ी देर रुकी, फिर दोबारा ठक ठक। कुछ सेकंड बाद दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर से एक बुजुर्ग आदमी निकला। सफेद दाढ़ी, धूल से भरा चेहरा, आंखों में अजीब सी गहराई। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति थी। कौन? उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। रिया ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, कार रेत में फंस गई, रात हो गई है, क्या मैं थोड़ी देर यहां रुक सकती हूं? बूढ़े ने उसे सिर से पांव तक देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अंदर आजा, रेत में रात नहीं गुजारी जाती। रिया ने राहत की सांस ली और अंदर चली गई। झोपड़ी के अंदर मिट्टी की दीवारें थीं। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, दूसरे कोने में बिस्तर जैसा एक तख्त और दीवारों पर कुछ पुराने पीले चित्र, शायद देवी देवताओं के। हवा में धुएं और जड़ी बूटियों की खुशबू थी। बैठ जा, बूढ़े ने कहा और एक मिट्टी का घड़ा उठाकर पानी लाया। रिया ने घूंट भरते हुए पूछा, आप यहां अकेले रहते हैं? हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत सालों से। अब तो यहां कोई आता नहीं, लोग डरते हैं इस जगह से। रिया ने हैरानी से पूछा, डरते हैं? क्यों? बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि ये रेत कभी किसी को खाली नहीं जाने देती। उसकी बात सुनकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बूढ़े के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस शांत और स्थिर आंखें। रिया ने कोशिश की माहौल को हल्का करने की। आपका नाम क्या है? रघुनाथ, उसने कहा। और तेरा? रिया। रिया? वह नाम दोहराते हुए कुछ सोचने लगा, जैसे कहीं सुना हो। रिया ने बैग से अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब। उसने कहा, शायद सुबह तक सिग्नल आ जाएगा, मैं सुबह किसी को कॉल कर लूंगी। रघुनाथ ने सिर हिलाया। सुबह तक बहुत दूर है बेटी। फिर उसने चूल्हे में लकड़ी डाली और आग जलाने लगा। आग की रोशनी में उसका चेहरा और गहरा लगने लगा, झुर्रियों में जैसे रेगिस्तान का इतिहास लिखा हो।
रिया चुपचाप बैठी रही। बाहर हवा का शोर बढ़ने लगा था। झोपड़ी की छत से रेत के कण नीचे गिर रहे थे। आप यहां इतने सालों से अकेले रहते हैं? उसने फिर पूछा। अकेलापन भी कभी कभी साथी बन जाता है, उसने कहा। रेगिस्तान सिखा देता है कि जिंदगी और मौत में फर्क कितना पतला होता है। रिया ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। उसे थकान और हल्का डर महसूस हो रहा था। रघुनाथ ने उसके लिए एक पुरानी चादर निकाली और कहा, इस तख्त पर लेट जा, बाहर की हवा बहुत ठंडी है। रिया ने कहा, आप कहाँ सोएंगे? वह मुस्कुराया। रेगिस्तान में जिसने 100 साल बिताए उसे नींद की जरूरत नहीं होती बेटी। रिया हल्का हंसी, लेकिन उस हंसी में डर छिपा था। वह लेट गई। झोपड़ी के अंदर रेत की गंध, धुएं की महक और बूढ़े की सांसों की धीमी आवाज, तीनों मिलकर एक अजीब संगीत बना रहे थे। रिया ने आंखें बंद कीं, पर दिमाग में आवाजें घूमने लगीं। ये रेत किसी को खाली नहीं जाने देती। कुछ देर बाद उसने सुना, कोई बाहर घूम रहा है। धीरे धीरे पैरों की आहट, छर्र छर्र। रिया उठ बैठी। कौन? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। उसने देखा, बूढ़ा वहीं चूल्हे के पास बैठा था, पर आंखें बंद थीं जैसे ध्यान में हो। रिया ने दरवाजे की ओर देखा। बाहर दिया बुझ चुका था। हवा ज्यादा तेज चल रही थी। अचानक बूढ़े ने कहा, बाहर मत जा, रात को रेत जिंदा हो जाती है। रिया ठिठक गई। क्या मतलब? रेत में वो लोग सोए हैं जो लौटकर नहीं आए। कभी कभी वो अपनी परछाइयां वापस लेने आते हैं। रिया की सांसें तेज हो गईं। आप मुझे डरा रहे हैं? वह शांत स्वर में बोला। सच हमेशा डरावना लगता है। रिया धीरे से बैठ गई, खुद को चादर में लपेट लिया, लेकिन उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसे लगा जैसे दीवारों से किसी की धीमी फुसफुसाहट आ रही है। वह उठी और टॉर्च ऑन की। रोशनी दीवार पर पड़ी और उसने देखा, दीवार पर हल्के से उकेरे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से रेत में नाम लिखा हो। उसमें लिखा था, सावित्री। रिया ठिठक गई। ये कौन है? रघुनाथ ने आंखें खोली। आवाज में थकान थी। मेरी बेटी। रिया चौंकी। आपकी बेटी? कहाँ है वो? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार की ओर देखा और बोला। रेत ने उसे बुला लिया, बहुत साल पहले। रिया का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? उस दिन भी ऐसी ही रात थी। हवा में वही सन्नाटा, वही चांद, वही दिया। वह बोलता गया। सावित्री बाहर चली गई थी, किसी की आवाज़ सुनकर। मैंने मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। सुबह बस उसकी चुन्नी मिली, बाकी सब रेत में गुम हो गया। रिया सुनती रही और झोपड़ी के अंदर का हर कोना भारी हो गया। बूढ़े ने फिर कहा, कभी कभी रात में वो लौटती है, जैसे तू आई है। रिया की आंखें फैल गईं। आप क्या कह रहे हैं? वह मुस्कुराया। रेगिस्तान सब कुछ दोहराता है बेटी, यहां वक्त रुक जाता है। रिया ने घड़ी देखी। रात के 11 बजे थे। बाहर रेत के तूफान की आवाज तेज हो रही थी। अचानक दरवाजा चरमराया। रिया ने देखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। बूढ़ा वहीं बैठा रहा, आंखें बंद। रिया कांपते हुए उठी। बाहर अंधेरा था, बस दूर एक धुंधली सफेद आकृति खड़ी थी, जैसे कोई औरत रेत पर धीरे धीरे चल रही हो। कौन है वहां? रिया चिल्लाई। आवाज गूंजकर लौट आई। कौन है वहां? रिया पीछे हट गई। रघुनाथ ने धीरे से कहा, अगर आवाज तेरा नाम ले तो जवाब मत देना। रिया ने पूछा, क्यों? क्योंकि तब रेत तुझे पहचान लेगी। उसके शब्द किसी जादू की तरह झोपड़ी में गूंज उठे। रिया डर के मारे कांप गई। उसने चादर कसकर ओढ़ ली, पर बाहर वही आकृति अब पास आने लगी थी। उसके पांव रेत पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। रिया ने मुड़कर बूढ़े की ओर देखा। वह अब दीवार की ओर देख रहा था, जैसे किसी को पहचान गया हो। सावित्री, उसने फुसफुसाया। रिया ने चीख मार दी, नहीं, कोई है वहां। पर बूढ़े की आंखें नम थीं। वह जैसे किसी खोए चेहरे को देख रहा था। आकृति अब दरवाजे पर थी। हवा की लहर अंदर घुसी, दिया बुझ गया। अंधेरा, बस बूढ़े की आवाज आई। हर परछाई की अपनी रेत होती है। रिया की सांसें थम गईं। उस रात झोपड़ी में क्या हुआ, कोई नहीं जानता। बस इतना पता है, अगले दिन सूरज उगा तो झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चादर पड़ी थी और दीवार पर 2 नाम लिखे थे, सावित्री और रिया। सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की रेत पर पड़ीं
तो पूरा इलाका जैसे सुनहरे धुएं में लिपटा दिखाई दिया। हवा अब भी ठंडी थी, पर उसकी सिहरन में कोई अनजाना भय घुला हुआ था। पास के गांव से दो चरवाहे उस तरफ आए। उन्हें दूर से झोपड़ी का खुला दरवाजा दिखा। किसकी झोपड़ी है ये? एक ने पूछा। दूसरा बोला, रघुनाथ बाबा की, मगर वो तो अब कोई सालों से दिखे नहीं। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर नाम लिखे थे, सावित्री और रिया।